छत्तीसगढ़ में नीट 2026 की मेरिट लिस्ट सामने आ चुकी है, लेकिन मेरिट लिस्ट के बाद कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिन पर सवाल उठना स्वाभाविक है। खासकर एससी कैटेगरी के कट ऑफ में अचानक बड़ा उछाल चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल ये नहीं कि किसी छात्र के नंबर ज्यादा क्यों आए, सवाल ये है कि अगर मेरिट लिस्ट में कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो पिछले आंकड़ों और अपेक्षाओं से बिल्कुल अलग है, तो क्या इसकी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी और क्रॉस वेरिफिकेशन और ज़्यादा सख्ती से होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल अब यह है, क्या छत्तीसगढ़ के वास्तविक डेमिसाइल, वास्तविक एसटी ओबीसी कैटेगरी और वास्तविक ईडब्ल्यूएस छात्रों का हक सुरक्षित है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ शक किसी पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है, सबूत भी जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे मुद्दे को समझेंगे। नीट की परीक्षा के बाद हर साल स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है कट ऑफ और मेरिट लिस्ट का। इस बार भी अनुमान लगाए गए थे कि छत्तीसगढ़ की सरकारी एमबीबीएस सीटों पर अलग अलग कैटेगरी में कट ऑफ लगभग किस स्तर तक जा सकता है, लेकिन मेरिट लिस्ट आने के बाद कुछ आंकड़े उम्मीद से काफ़ी अलग दिखाई दिए। खासकर एसटी कैटेगरी को लेकर चर्चा इसलिए तेज हुई क्योंकि पिछले साल जहां कट ऑफ करीब 300 या उससे नीचे के स्तर तक बताया जा रहा था, वहीं इस बार कुछ मामलों में 360 के आसपास या उससे ऊपर के स्कोर दिखाई देने की बात कही जा रही है। अब यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, हम यह नहीं कह रहे कि ज़्यादा नंबर आने वाला हर छात्र फर्जी है, बिल्कुल नहीं। किसी छात्र ने मेहनत करके ज़्यादा नंबर हासिल किए तो उसका पूरा अधिकार है कि उसे उसकी योग्यता के आधार पर सीट मिले। लेकिन जब आंकड़ों में बड़ा बदलाव दिखाई दे तो वेरिफिकेशन की मांग करना गलत नहीं है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी चर्चा पिछले कुछ समय से लगातार हो रही है, फेक डेमिसाइल, फेक कास्ट सर्टिफिकेट और फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। दावा यह है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन कथित तौर पर गलत दस्तावेजों के जरिए खुद को पात्र दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा वास्तव में होता है तो इससे सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? उस छात्र को जो वास्तव में छत्तीसगढ़ का निवासी है, उस छात्र को जो वास्तव में एसटी, एससी या ओबीसी कैटेगरी से आता है, और उस छात्र को भी जो वास्तव में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की शर्तें पूरी करता है। क्योंकि मेडिकल की एक सीट सिर्फ सीट नहीं होती, उसके पीछे किसी छात्र के सालों की मेहनत, परिवार का सपना और उसका पूरा कैरियर जुड़ा होता है। इसलिए अगर कोई फर्जी दस्तावेज के जरिए उस अधिकार को छीनने की कोशिश करता है तो मामले को बेहद गंभीर माना जाना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात, अगर कोई छात्र गलत दस्तावेज के जरिए एडमिशन हासिल कर भी लेता है तो क्या उसके बाद मामला खत्म हो जाता है? नहीं। काउंसलिंग और एडमिशन से जुड़े नियमों में दस्तावेजों की सत्यता को लेकर सख्त प्रावधान है। अगर स्क्रूटनी के दौरान, कॉलेज में एडमिशन के समय या बाद में भी यह सामने आता है कि किसी छात्र ने फर्जी या गलत दस्तावेज के आधार पर प्रवेश लिया है तो उसका एडमिशन रद्द किया जा सकता है। यानी यह सोच लेना कि एक बार सीट मिल गई अब कोई कुछ नहीं कर सकता, यह बहुत बड़ी गलती हो सकती है। कुछ परिस्थितियों में एडमिशन रद्द होने के साथ साथ बॉन्ड या अन्य वित्तीय दायित्व भी सामने आ सकते हैं। इसलिए फर्जी दस्तावेज के जरिए मेडिकल सीट हासिल करने की कोशिश सिर्फ नैतिक रूप से गलत नहीं बल्कि गंभीर कानूनी और प्रशासनिक परिणामों वाली बात भी हो सकती है। एक और बात बेहद महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर छात्रों को किसी भी तरह के बिलौचिए के झांसे में नहीं आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है मेरी कॉलेज में सेटिंग है, मैं मैनेजमेंट कोटा में सीट पक्की करा दूंगा, एनआरआई सीट में एडमिशन करा दूंगा, तो ऐसे दावों से बेहद सावधान रहना चाहिए। काउंसलिंग की आधिकारिक प्रक्रिया ही मान्य है। कोई व्यक्ति कॉलेज में नौकरी करता हो, किसी कॉलेज के किसी अधिकारी को जानता हो या खुद को बड़ा काउंसलिंग एक्सपर्ट बताता हो, इसका मतलब यह नहीं है कि वह नियमों से बाहर जाकर किसी की सीट पक्की कर सकता है। इसलिए स्टूडेंट और पेरेंट्स को हमेशा आधिकारिक काउंसलिंग प्रक्रिया और आधिकारिक दस्तावेजों पर भरोसा करना चाहिए। अब वापस आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, एसटी कैटेगरी में कट ऑफ को लेकर इतनी चर्चा आखिर क्यों है? एक तरफ पिछले साल के आंकड़े हैं, दूसरी तरफ इस साल का नीट पेपर और तीसरी तरफ इस साल की मेरिट लिस्ट। अगर पेपर का स्तर पिछले साल की तुलना में कठिन माना जा रहा था तो स्वाभाविक रूप से छात्र यह उम्मीद कर सकते हैं कि कट ऑफ में बहुत बड़ा उछाल नहीं आएगा। लेकिन जब आंकड़े उम्मीद से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं तो फिर सवाल उठना लाजमी है, क्या मेरिट लिस्ट की एक बार फिर बारीकी से जांच होनी चाहिए? जवाब है, अगर किसी भी तरह की वास्तविक शिकायत या ठोस सबूत है तो बिल्कुल। लेकिन यहाँ फिर एक लाइन याद रखिए, शक अलग चीज़ है और सबूत अलग। किसी छात्र के ज़्यादा नंबर आने मात्र से यह साबित नहीं होता कि उसका डोमिसाइल या जाति प्रमाण पत्र फर्जी है।
इसके लिए दस्तावेजों की जांच जरूरी है। मान लीजिए किसी एक छात्र के डोमिसाइल पर सवाल उठता है तो सिर्फ दस्तावेज देखकर फैसला नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर संबंधित रिकॉर्ड से उसका क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। इसी तरह EWS प्रमाण पत्र है तो आय और पात्रता से जुड़े रिकॉर्ड की जांच हो सकती है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो संबंधित रिकॉर्ड से उसका सत्यापन किया जा सकता है। यही प्रक्रिया यह तय करेगी कि दस्तावेज वास्तविक है या नहीं, और अगर दस्तावेज वास्तविक है तो उस छात्र को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर दस्तावेज फर्जी निकलता है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। यही एक निष्पक्ष सिस्टम की पहचान है। और अब बात उन छात्रों से जिन्हें मेरिट लिस्ट देखकर किसी उम्मीदवार पर शक हो रहा है। किसी का नाम सोशल मीडिया पर डाल देना, किसी को फर्जी बता देना या बिना सबूत आरोप लगा देना, यह सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है तभी शिकायत को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपका एक गलत आरोप किसी निर्दोष छात्र का भविष्य भी प्रभावित कर सकता है। अगर किसी के पास वास्तविक दस्तावेज, रिकॉर्ड या ऐसा प्रमाण है जिससे किसी फर्जी डोमिसाइल, EWS या कास्ट सर्टिफिकेट की पुष्टि हो सकती है तो उसे उचित माध्यम से संबंधित विभाग के सामने रखा जाना चाहिए। हवा में आरोप नहीं, सबूत के साथ शिकायत। अब जिम्मेदारी सिर्फ छात्रों की नहीं, प्रशासन की भूमिका भी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मेरिट लिस्ट को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं तो संबंधित दस्तावेजों की जांच और जरूरत पड़ने पर क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां कोई ठोस शिकायत या प्रमाण सामने आता है। क्योंकि मेडिकल सीटों की काउंसलिंग सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, यह हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। अगर एक भी फर्जी उम्मीदवार गलत तरीके से सीट हासिल करता है तो उसका सीधा असर उस छात्र पर पड़ सकता है जिसने वास्तव में अपनी योग्यता और पात्रता के आधार पर उस सीट का हक हासिल किया था। इसलिए सिस्टम का लक्ष्य होना चाहिए एक भी वास्तविक छात्र का हक ना मरे और एक भी अपात्र छात्र गलत दस्तावेज के जरिए सीट ना ले सके। तो इस पूरे मामले में फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है, नीट 2026 की मेरिट लिस्ट में ज्यादा नंबर आने वाला हर छात्र पर शक करना गलत है। लेकिन अगर किसी छात्र के दस्तावेजों को लेकर ठोस सबूत सामने आते हैं तो उनकी जांच होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सवाल किसी एक छात्र का नहीं, सवाल है मेडिकल एडमिशन सिस्टम की पूरी तरह पारदर्शी होने का। सवाल है क्या वास्तविक छत्तीसगढ़ी छात्रों का हक सुरक्षित है, और सवाल यह भी है कि अगर कोई फर्जी दस्तावेजों के जरिए सीट हासिल करता है तो क्या सिस्टम उसे समय रहते पकड़ पाएगा। इसलिए अगर आपके पास सिर्फ शक है तो आरोप मत लगाइए, लेकिन अगर आपके पास सबूत है तो उसे उचित अधिकारी तक पहुंचाइए। और सबसे महत्वपूर्ण, नीट काउंसलिंग से जुड़ी हर जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें, क्योंकि मेडिकल सीट हासिल करने की दौड़ में सबसे जरूरी चीज नंबर नहीं है, ईमानदारी, पात्रता और सही दस्तावेज भी उतने ही जरूरी है। और अगर सिस्टम इन तीनों की रक्षा करता है तभी कहा जा सकता है कि हर योग्य छात्र को उसका सही हक मिला।